साथ ही ये जो पेपर है मेरे पास ये 2013 का है। जून 2013 में जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, वो ये पेपर है। परीक्षा तिथि है 27 जून 2013 का। तो ये जो पेपर मेरे हाथ में है, अब आपको मैंने जो मिक्स जो क्वेश्चन कराए हैं, तो उस क्वेश्चन से आप देखिएगा अंदाज़ा लगा के कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। तो देखो इसमें कैसे करके ये पूछते हैं वो चीज़ हम समझते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जो 2013 में टेट हुआ था वो पेपर है। इसमें देखो कैसे कैसे, इसमें सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट वाले। लेकिन जो सीटेड है उसमें कैसे पूछते हैं, उसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसने कैसे पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा नहीं होती है। तो कह रहा है गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखो अब इसने इसका सैल्यूशन दिया, कह रहा है राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है, इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह हैं वो राज्य हैं। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन हमसे कहाँ से पूछेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर हम पीछे के पेपर अगर हम लगा लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए उससे अंदाज़ा लग जाता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसने सीधे ये बता दिया कि यहाँ से। अब ये देखो इसने पूछा, अब मैंने जो वो माप वगैरह कुछ पढ़ाए हैं तो कह रहे हैं लोग कि ये तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। अब उनसे पूछो कि उसने देखो क्या पूछा, किसी नदी में प्रदूषण इस तरह की माप की जाती है। तो कह रहा है एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या डब्ल्यूपीएल द्वारा। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये पेपर आज दें जो आपकी तैयारी है तो आप कितने हल सही करेंगे। ये थोड़ी मोटी सी बात आप जान लो। ये 13 का पेपर है, फिर मैं 14 का लाऊंगा, उसका लेवल क्या होगा वो दिखाऊंगा। 15 का लाऊंगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का पेपर लाऊंगा मैं, यानी जो लास्ट 20 हुआ था, 21 में तो सीटेड हुआ था। तो यहाँ तक के जब आप पेपर देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा। अभी जो 13 का पेपर है ना, ये 11 की अपेक्षा कितना बड़ा हुआ है ये देखना है। और 13 के बाद जब 14 का पेपर आएगा तो वो इसकी अपेक्षा कितना उसका लेवल हाई होगा। ये थोड़ा जब अंदाज़ा लग जाएगा तो उसी अंदाजे के हिसाब से हम जो पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो 21 का पेपर देंगे उसकी तो एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने यही बात कही है कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए थोड़े से हम पढ़ लें और हमारा काम हो जाएगा, नहीं। कम से कम हमारे लिए सीटेट और यूपी टेट दोनों को मिला के कम से कम नहीं तो 1500 या 1600 हमारे लिए एमसीक्यूज तैयार करना पड़ेंगे, तब हम उसमें से 28-29 नंबर ला सकते हैं एक सब्जेक्ट में। यानी कि 15 पना 75, लगभग 7,500-8 हज़ार क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। अब टाइम है हमारे पास, देख लो कितना, और तुम्हारी तैयारी क्या है। तो इस हिसाब से मैं ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लगवाना चाह रहा हूँ। तो इसने देखो क्या है, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी जल के प्रदूषण को मापा जाता है। फैक्ट है इसमें, सीधे कुछ नहीं पूछा उसने। ऐसे ही देखो इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें इसने सीधे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मीथेन। तो ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें तो हैं जो वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता देती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें इसमें CH4 यानी कि जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है, और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते वे। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो डी है कि जो मीथेन है वो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसने देखो इसने कहाँ कहाँ से पूछा है, देखो गैसें इसने पूछ ली, इसने नदी और जो पर्वत पठार हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। इसने ये देखो प्रदूषण वाला जो टॉपिक है वहाँ से उठाया, अब देखो कहाँ से उठा रहा है। तो ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है आगे। देखो वायरस से पूछ लिया, बैक्टीरिया, वायरस जो फंजाई वगैरह हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं, तो टाइफाइड है, कॉलरा है, ज़ुकाम है या मलेरिया है। तो जो ज़ुकाम है वो वायरल है, कहते नहीं वायरल, ये जो वायरस है वो आ जाएगा
इसीलिए हम कपड़ा रख के मुँह पे खांसते हैं या छींकते हैं, इसीलिए क्योंकि ये वायरल हवा में ये फैलता है। देखो कह रहा है जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा, ये मलेरिया जल से होते हैं। और इसके खांसी, गले में खास, नाक का स्राव और ज्वर आता है। आमतौर पर 1 सप्ताह तक चलता है। इसका मुख्य जो विषाणु वो राइनो वायरस से होता है। तो ऐसे करके हमें तैयारी करनी है, तब कहीं हमारा जो है क्लियर होगा। और मेहनत तो साफ करनी पड़ेगी, तैयारी ज़रूर करो। कम से कम 12-11 घंटा मिनिमम ये पढ़ाई करनी है कंटिन्यू हमारे लिए। बीच बीच में रेस्ट ले 2 घंटा, 15 मिनट का रेस्ट, 2 घंटा 15 मिनट का रेस्ट, ऐसे पढ़ाई करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे देखो, फिर इसने देखो क्या पूछ लिया। कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो कह रहा है 1973, 1982, 1992, 1976। तो ये जो बाघों की जो घटती संख्या रोकने के लिए तो भारत सरकार ने जो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। और ये प्रोजेक्ट जो मंथन किया तो वो 72 में किया था और 73 में लागू कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है। तो कह रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, कह रहा है तापमान, वी आर्द्रता, सी पवन और डी वृष्टि। तो भारत में जो प्रभावित करती हैं कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो वृष्टि है, वर्षा ये होता है वृष्टि का अर्थ, क्योंकि यहाँ पर उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधीय होते हैं। अभी जो बारिश हुई है तो हमारा कितना नुकसान हुआ है, और हम मिडिल क्लास के लोग हैं। अब जो अच्छे से जिनके घर में सरकारी नौकरी है वो तो झेल जाएंगे, तो हमारे लिए एक ही सपना पालना है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए मास्टरी की नौकरी ही वो ले पाते हैं या सेना में चले जाते हैं। और वो IAS PCS की लंबी प्रोसेस है उसकी, और समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती तब जाके मिलता है, और पैसा तो है ही उसमें। तो हमारे लिए इस पे फोकस करना है। कह रहा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? कह रहा तापमान है, या मध्यमंडल है, या क्षोभ मंडल है, या आयन मंडल है। तो देखो इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का जो तापमान गिरता है, और मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 सेल्सियस पहुंच जाता है। अब देखो इसने आगे क्या पूछ रहा। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उसके काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे जो 180 जो मेराइडियन होती यामोत्तर पर खींची जाती? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखो कह रहा है पृथ्वी तल पर 80 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ग्रेट मंत्र अब जो मैंने पढ़ाया है वो टेट और सीटेट दोनों को मर्ज करके पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये सारे पेपर लगा चुका हूँ कि पेपर कहाँ से सेट होने की संभावना रहती है। तो आपका अगर अभी इन्वायरमेंट स्टडी ठीक नहीं है, आप कुछ मत करो, सीधे जाओ यूट्यूब पर लिखो EVS बाई ऋषिपाल शर्मा ग्रेट मंत्रा, आप वहाँ से पढ़िएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, क्रम बाय सारी वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं, वो पढ़ लो वहाँ से। फिर देखो आपका ये 18-20 तक के जो पेपर हैं उसमें से कौन सा सवाल आपका नहीं है, मतलब एक एक सवाल वहीं से आपको मिलेगा। मैंने थ्योरी में इतने अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन मेरी थ्योरी से बाहर ना जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। अब देखो निम्न में से किस राज्य को गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कह रहा है गुजरात है, तमिलनाडु है, अंडमान द्वीप है, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका देखो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार। और मैं पर डे आपके लिए अब 30 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो आप इन्हें लगाइएगा और पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, मेरे साथ साथ आप चलते रहिएगा, आपका क्लियर सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि मेरे ऐसे ही क्लियर हुए, मैंने भी तो इसी मेथड से तैयारी की है, तो मुझे पता है वही मेथड मैं आप पर अप्लाई कर रहा हूँ।
तो कह रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, स्थित पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी खाड़ी और हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत में रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। अब देखो क्या पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो मैंने कितना पढ़ाया था, ध्यान करो, कह रहा है 943, कितना 943, और इसमें है नहीं 943। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात है वो 943 है, इसमें दे दिया 940, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम क्वेश्चन को छोड़ के चले आए, उसके एवब अप्रॉक्सली, तो देख लो कौन सा 940 हो जाएगा। तो हमारे लिए कुछ क्वेश्चन हैं वो अपने दिमाग से भी करने पड़ते हैं, ऐसा ही नहीं आपको एज ए डाटा रखा मिल जाएगा वहाँ। ये पेपर का यही समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझो एक पेपर, जब एक पेपर आप समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है सैक यानी कि लाइकेन कैसे हैं, परजीवी हैं, रसायन पोषी हैं, अपघटक हैं या सहजीवी हैं। तो जो लैक यानी कि जो सैक हैं, लाइकेन ऐसे जीव जंतु हैं, ये क्या है, सहजीवी हैं। ये जो लाइकेन होता है ये देखो पूरा इसमें खोल के बताएगा, पौधे के साथ रहकर एक दूसरे से लाभ पहुंचाता है। सहजीवी का अर्थ यही होती है बराबर की साझेदारी। राइबोसोम सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पति एक समूह जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर पाए जाते हैं। इन आधारों पर वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूपटल, चट्टान और शिलाएं मुख्य शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन जो दो वनस्पतियों का मुख्य प्रमुख समूह है और जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग किसमें इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन और उद्योग में। तो वाहन और उद्योग दोनों में होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दे दी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे ही पूछ सकता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। कह रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर देखो क्या कह रहा है कि प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केंचुआ, तितली और मधुमक्खी। इसमें हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा था, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो चिपको आंदोलन से उत्तराखंड जुड़ा था। फिर पूछ रहा है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्ता या अध्ययन। तो इसमें हो जाएगा बी, क्षेत्रीय भ्रमण का। ऐसे नेक्स्ट देखो इसने पूछ लिया कि 13वां जो क्वेश्चन है, पूछा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो इसमें किया जाता है सी में, इथोलॉजी होती है वो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मेरे लिए आप कमेंट करके बताएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ जब ये हमारे 1000 क्वेश्चन हो जाएं तो ये तो मैं करा दूंगा 2-1 दिन में, MCQ 1000। फिर मैं ये सोच रहा हूँ आपके लिए वन लाइनर सीरीज लेकर आऊँ। तो वन लाइनर सीरीज आप बताइएगा कि पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं। और वन लाइनर जो सीरीज आएगी वो एकदम सीधे ऐसे ही पूछ लेगा जीवों के व्यवहार का अध्ययन, तो उसके जस्ट सामने लिखा होगा इथोलॉजी। ऐसे पूछ लेगा कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण घटक है, सीधे उसके लिखा होगा कि आयोडीन का। मतलब डायरेक्ट सीधे एकदम वही वन लाइनर कहलाता है। तो वैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अभी डाल दो, बाद में आप भूल जाओगे, डाल दो फटाक से। फिर ये कह रहा है देखो कि LPG किसका संक्षिप्त रूप है, लो पेट गेम्स का, लो पैसेंजर गाड़ी का, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस हम पढ़ते हैं
वो प्राचीन काल में था, अब इसका नाम कर दिया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जैसे जो BOD है तो इससे पहले क्या था, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, अब इसका नाम हो गया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऐसे ही है, ऐसे ही मैं उसमें वन लाइनर लाऊंगा सब बढ़िया बढ़िया ढूंढ के। फिर देखो ये तो हो गया हमारा। अब देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों के को अवशोषित करती है? ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी बीटा किरणें। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, फिर ये कह रहा है शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसने बता दिया कि आयोडीन का। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 19। अब देखो चमगादड़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है, तो वो बच्चे देता है इसलिए है स्तनधारी। देखो पूछ लिया सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो कह रहा है वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से या फूल या उर्वरक से, तो ये हो जाएगा सिल्वीकल्चर जो है वन एवं वन सामग्री से। एक चीज़ और बता दूं, जितने भी डे हैं, जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इन सब के लिए मैं वन लाइनर लेकर आऊँगा ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं से निकल के ना जाए। वैज्ञानिक के आविष्कार, डे, और ये जो बीमारियां होती कि पानी से होने वाली बीमारियां जो होती हैं, मिट्टी से होने वाली बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं, तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके काटने से बीमारियां फैलती हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं, तो इन सब के लिए मैं वन लाइनर लाऊंगा। बस आप नीचे कमेंट्स में कीजिएगा आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और जो कमेंटमेंट मैंने कर दिया वो मैं हमेशा पूरा करता हूँ, कुछ हो जाए। तो इसमें देखो निम्नलिखित में से, बस आप पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू। 28 नंबर का मेरी जिम्मेदारी है, 28 से 30 29 की, क्योंकि 1-2 नंबर में उसमें रेट ज़रूर पड़ती है, तो उस या तो कॉमन नंबर मिलता है उसमें या वो सबका गलत होता है। तो ये कह रहा है जनपद में बल्कि कॉमन नंबर ही मिल जाता है। तो ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है लखीमपुर खीरी, चंदौली या लखनऊ या बनारस, तो इसमें हो जाएगा चंदौली। फिर ये कह रहा है पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं या चीज़ें जो हम को घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा बायोटिक और अबायोटिक। पर्यावरण में 2 चीज़ें होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो प्रजनन करते हुए, और एक जड़। जैसे जो तालाब होता है, तो तालाब और पानी ये तो क्या हो गए, अबायोटिक हो गए। और बायोटिक क्या है, बायोटिक इसमें जो वनस्पतियाँ होती हैं छोटी, जैसे क्या बोलते हैं घास जमे आती है साइड से, या काई वगैरह है, और उसमें जो जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं वो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बायोटिक। तो वो ये बता रहा है पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना, जो बायोस्फीयर में घटक बायोटिक और अबायोटिक सम्मिलित होते हैं। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित, तो इसमें हो जाएगा IUNC इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें इसने दिया नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा हमारा IUCN इसमें है नहीं, तो वो हमारा कॉमन सेंस से हम देख लेंगे। फिर देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी है, बी कह रहा है। इसमें कहाँ चला गया यार, ये क्वेश्चन ही हमारा नीचे पहुंच गया। इसमें ये देख लो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है, तो कह रहा है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी का उपभोक्ता है, तो हाथी है, सांप है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी पूछ रहा है शेर है या बकरी, तो बकरी कौन खाता है, शेर को कौन खाता है, या जो है बकरी क्या खाती है, घास, तो इसमें और बकरी कौन खाता है, सांप, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका द्वितीय उपयोगिता, यानी हाथी
बकरी ये प्रथम श्रेणी क्योंकि ये घास खाते हैं, और जो सांप है वो किसे खाता है, वो द्वितीय हो जाता है, वो इनको भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी सांप। अब आगे देखो, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो ये जो झूम खेती होती है वो मेघालय में होती है। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। ये अस्थायी कृषि पद्धति है। ये कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। ठीक है। और ये कह रहा है झूम कृषि एवं आदिम प्रकार की यानी प्राचीन काली खेती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई पुरानी भूमि उपकरण के द्वारा जुताई की जाती है। जैसे ही वहाँ पर मृदा और भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है, जैसे ही वहाँ पर मृदा उर्वरकता समाप्त होती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो ये होती झूम खेती। फिर ये कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो इसमें हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रीलुकेशिया से, जैट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टस। वो हो जाएगा जैट्रोफा, क्योंकि बायोडीजल का निर्माण जैट्रोफा, करकास और पेंगोमिया आदि पौधे से होता है, जिसका पहला जो बायोडीजल संयंत्र है वो काकीनाड आंध्र प्रदेश में स्थापित है। आगे देखो, आगे इसने कह दिया कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। कह रहा है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च, 16 सितंबर, 5 जून या 25 अप्रैल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा आज ध्यान केंद्रित कराना चाहा कि देखो पेपर कैसा आता है। अब यहाँ पर इतना समझ के हमने किया है, फिर भी ये 20 मिनट में हो गया। तो जब हमारे लिए पेपर पता हो तो हम जल्दी से कर देते हैं, पता नहीं होता है तो हमारे लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, छोटे भी होते हैं। अब ये जो लेवल है, अब इससे 10% अप लेवल आएगा। 14 वाला जो पेपर मैं नेक्स्ट कराऊंगा वो देखना आप। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद। साथियों पढ़ते रहिएगा, लगभग 320-310 क्वेश्चन आप पर डे लगाइए। ठीक है। और अगर आप डिमांड करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ना है और पढ़ाना, मेरा और कोई काम ही नहीं है। मैं आपके लिए पर डे 300 क्वेश्चन दे सकता हूँ उन्हें, आप अपना डाटा रखिए इस लेवल का, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास प्रश्नों की भरमार है और टेट सीटेट से रिलेटेड। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स करके बताइएगा मुझे क्या चाह रहे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत।